संकरण की परिभाषा आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिलना और समान ऊर्जा और समान आकृति वाले नए ऑर्बिटलों का बनना संकरण कहलाता है। मतलब फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि संकरण क्या होता है या व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, तो आप क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न ऊर्जा और आकृति वाले कक्षकों का आपस में मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति के नए या फिर उतने ही नए कक्षकों के निर्माण को संकरण कहते हैं। फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न ऊर्जा और आकृति वाले कक्षकों को आपस में मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति वाले उतने ही नए कक्षकों का बनना संकरण कहलाता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार और उसके बाद छठवां प्रकार। तो इस तरह से कई तरह के संकरण हो सकते हैं। अगर पूछा जाए कि सबके एग्जाम्पल कहाँ है, तो देखिए sp का एग्जाम्पल यहाँ हो गया, ठीक है, sp2 का एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। इसके साथ देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल और पूछा जाए तो AlCl3 भी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए sp3 का एग्जाम्पल कहाँ है, देखिए CH4 हो गया, NH3 हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाए DsP2 का, तो इसका मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है, आपके समझ से थोड़ा बाहर है, लेकिन बता दूंगा। sp3d का कहाँ है, तो देखिए PCl5 आपको कहीं दिख रहा होगा। PCl5 नहीं लिखा तो देख लीजिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, या फिर NH4Cl, ये दोनों है। नौशादर इसको कहते थे, इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इस तरह का इसका एग्जाम्पल कहाँ है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया ये SF6। अगर ये किसका पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा sp3d3। संकरण के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले संकरण होता है sp संकरण, दूसरा संकरण है sp2, तीसरा संकरण है sp3, चौथा संकरण है sp3d संकरण, अगला है sp3d2 संकरण, अगला है sp3d3 संकरण। इतने संकरण ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से किसी एक संकरण का अगर डिस्कस करें, एक संकरण की बात अगर आपको बताएं, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि sp संकरण क्या होता है, तो आपको मालूम है कि अगर हम sp संकरण की बात करेंगे तो इसमें एक s एक p संकरण है, सॉरी एक s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है। मतलब कि s ऑर्बिटल को आप जानते हैं, s ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, ये कौन ऑर्बिटल हो गया, s ऑर्बिटल या फिर s कक्षक हो गया। दोस्तों sp ऑर्बिटल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ मिलेगा और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब इनकी आकृतियां अलग अलग होंगी, इनकी ऊर्जाएं भी अलग अलग होंगी। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दो नए कक्षक मिलेंगे जिनकी आकृतियां एक जैसी होंगी, जिनकी ऊर्जा भी आपस में बराबर होगी। अब दोस्तों इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखिए, एक s कक्षक हो गया और p कक्षक कितने हैं, एक हैं। मतलब p कक्षक तीन होते हैं, px py pz, लेकिन यहाँ पे कोई एक p कक्षक हम लोग लेंगे। जैसे सपोज करिए ये वाला हो गया, ये कौन सा कक्षक है, px कक्षक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक s कक्षक एक p कक्षक दोनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स इन विच वन इज s ऑर्बिटल एंड सेकेंड इज p ऑर्बिटल या px ऑर्बिटल। अब देखिए ये दोनों कक्षक आपस में जब मिलेंगे ना, तो इस तरह से दो नए कक्षक बनेंगे। इन कक्षकों को क्या कहेंगे हम, इन कक्षकों को कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या फिर हम इनको कहेंगे sp संकरित कक्षक, sp संकरित कक्षक। दोस्तों ध्यान से देखिए, संकरित कक्षक। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल इस तरह रहेंगे, नहीं इस तरह रहेंगे। देखिए ये और ये कॉमन हो जाएगा दोनों का, ये हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा। दोस्तों अगर हम यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दें तो ये एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा मिलेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, वो 180 अंश का एंगल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों ऑर्बिटल कौन है, नए ऑर्बिटल हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाई है, संकरण। ये दोनों नए ऑर्बिटल जो हैं वो क्या हम कह सकते हैं, sp संकरित कक्षक कह सकते हैं। यहीं पे लिख सकते हैं sp संकरित कक्षक, इसको भी लिख सकते हैं sp संकरित कक्षक। ठीक है, और ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में इसी तरह से मिले रहेंगे। ठीक है, और जब मिले रहेंगे तो हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सरल रेखीय। और इस सरल रेखीय पर जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, बंध कोण इसको हम कहेंगे। यही बंध कोण कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री में वो कौन कौन से यौगिक हैं जिनमें इस तरह का संकरण होता है, तो देखिए BeCl2, तो चलिए देखिए sp3 संकरण। देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा लोग नहीं दे पाते, परिभाषा नहीं याद हो पाती। देखिए कैसे हम याद कराते हैं आपको परिभाषा। देखिए जब एक s कक्षक तीन p कक्षकों के साथ आपस में मिलकर, ठीक है,
जब एक यस कक्षक 3 पी कक्षकों के साथ मिलकर समान ऊर्जा और आकृति के 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करता है तो इस संकरण को हम लोग कहते हैं sp3 संकरण। फिर से सुनिए, जब एक यस कक्षक 3 पी कक्षकों के साथ आपस में मिलकर समान ऊर्जा और आकृति वाले 4 नए कक्षकों का निर्माण करता है तो इस संकरण को हम लोग कहते हैं sp3 संकरण। अब देखिए ये चारों कैसे मिलते हैं। देखिए एक यस कक्षक हो गया, यस कक्षक यस ऑर्बिटल हो गया, दूसरा कौन हो जाएगा यस ऑर्बिटल, दूसरा हो गया पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, तीसरा कौन सा हो गया पी वाई ऑर्बिटल हो गया, और फिर नेक्स्ट कौन सा हो गया पी जेड। ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, ये हो गया पी वाई ऑर्बिटल, ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल, और ये चारों मिल गए। ठीक है, अब जब चारों मिलेंगे तो यहाँ पे एरो लगाएंगे, 1 2 3 4 मिले हैं तो 4 नए बनेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये देखिए इधर से आ गया तो इसको हटा देते हैं, 4 हो गए और इनका नाम हो जाएगा sp3 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 sp3, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये चारों किस तरह से जुड़े रहेंगे आपस में। देखिए एक यहाँ से हो जाएगा, देखिए एक यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा, और एक देखिए ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो एक इस तरह से रहेगी, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, दिखेगा नहीं आपको। देखिए यहाँ से अगर मिलाना चाहें आप तो ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगा। चूंकि ये दिखेगी नहीं तो इसको हम कटिंग लाइन से दिखा सकते हैं, और देखिए इसकी इस तरह से हम संरचना बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको पहली बार बताया था लीवेल वान हाफ नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम फाइनली बनाएंगे इस तरह से तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये हो गया आपका, और फिर उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इधर ऐसे, और फिर हो जाएगा ऐसे, फिर हो जाएगा आपका इधर। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मिला के बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनेगा ना वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बंध कोण। ठीक है, इसको कहते हैं बॉन्ड एंगल, और इस तरह की स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है चतुष्फलकी। देखिए टेट्राहाइड्रल बोलेंगे या फिर चतुष्फलकी स्ट्रक्चर या संरचना बोलेंगे। ठीक है, चतुष्फलकी संरचना टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछे कि sp3 संकरण में जो बॉन्ड एंगल होता है, बंध कोण होता है, वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और संरचना का नाम, ज्योमेट्री का नाम, शेप का नाम क्या होता है, तो चतुष्फलकी होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल कौन कौन है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, CH4 मतलब मेथेन की अगर आपसे संरचना कहीं भी पूछी जाए तो आप देखेंगे कि मेथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर होती है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो स्ट्रक्चर होगी वही इस कंपाउंड की हो जाएगी। इसके अलावा कोई और भी है ऐसा कंपाउंड या यौगिक जिसमें sp3 संकरण पाया जाता है, तो देखिए NH3 होता है, NH3 होता है। इसके ऊपर एक लोन पेयर भी होता है। हालांकि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है या जो यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं उनको लुईस बेस या लुईस क्षार कहते हैं। ठीक है, और जो लेने की क्षमता रखते हैं उनको लुईस अम्ल कहते हैं। पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पिछली वाली लुईस अम्ल लुईस क्षार की टॉपिक, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा और भी कोई है तो PH3 की भी संरचना लगभग चतुष्फलकी की तरह होती है, PCl3 की भी होती है। तो आप इस तरह के यौगिकों को आप sp3 संकरण में उदाहरण के रूप में दिखा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या इसमें भी बंध कोण इतना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसकी संरचना अगर चतुष्फलकी होती है तो क्या इसका जो बंध कोण है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसमें होता है। तो दोस्तों देखिए बता दें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है केंद्रीय परमाणु के ऊपर, मतलब कि नाइट्रोजन के ऊपर। तो अगर किसी भी यौगिक में अगर sp3 संकरण होता है, लेकिन अगर उसमें केंद्रीय परमाणु के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन युग्म है तो पर इलेक्ट्रॉन युग्म 2 अंश बॉन्ड एंगल घट जाता है। जैसे कि अमोनिया में 109 डिग्री का एंगल नहीं पाया जाएगा, 2 डिग्री माइनस हो जाएगा तो 107 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि 107 अंश का कोण पाया जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करते हैं H2O में भी देखिए sp3 तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इसकी संरचना जो होती है V आकार की होती है। V आकार की, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों,
H2O अणु की संरचना जो बोली जाती है वो किस तरह की होती है, वी आकार की होती है, ठीक है, या इस तरह की, या आप उल्टे वी भी दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है वो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है। ऐसा क्यों होता है आपको मालूम होगा। जब मैं आपको लुईस संरचना बता रहा था उसमें मैं आपको बताया था कि जो अकेला होता है वो बीच में होता है, और जब आप इसकी लुईस संरचना बनाएंगे तो ऑक्सीजन बीच में आएगा, उसके ऊपर 2 लोन पेयर रह जाएगा, क्योंकि बाहरी कोश में 6 होता है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचे रह जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचे रह जाने के कारण हमेशा H2O में 105 अंश का कोण पाया जाता है। याद रखना है आपको, यह संकरण की सबसे मुख्य बात है, ठीक है। संकरण में इन दोनों चीजों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के बेसिस पे। दोस्तों 105 अंश का कोण इसमें क्यों होता है, क्योंकि 1 लोन पेयर रहेगा तो 2 अंश कोण घट जाता है। यहाँ पर 2 लोन पेयर है इसलिए 4 अंश घट जाएगा 109 डिग्री में से, 109 डिग्री में से, इसलिए 105 अंश का कोण पानी के या जल के अणु में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए कि SF6 में किस तरह का संकरण पाया जाता है, SF6 में, ठीक है, SF6 में किस तरह का संकरण है, तो दोस्तों हमको क्या कहना है, देखिए हम सिंपली आपको बता रहे हैं कि ये देखिए, ये यस के बाहरी कोश में यस अकेला है ना, जो अकेला, उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और ये कितने लोगों को जोड़ा है, 6 लोगों को जोड़ा। इन 6 लोगों से सल्फर कितना बंध बनाया रहेगा, एकल बंध या 2 बंध या 3 बंध, तो एक बंध बनाया है। कितने बार बनाया है, 6 बार बनाया है। तो देखिए सल्फर अकेला था, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 6 हैं, और ये 6 लोगों को जोड़ा है, और इसके ऊपर प्लस या माइनस कुछ नहीं दिख रहा है। जब प्लस माइनस कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे +0 कर देंगे, अपान 2 करेंगे। देखिए कितना आ गया आपका, देखिए ये संकरण निकालने का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, 6 6 12, अब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 जो भी आएगा वो कक्षक रहेगा, मतलब 12/2 करेंगे तो आएगा 6, और जो आएगा वो कक्षक रहेगा। 6 कक्षक मतलब इसको चाहिए, देखिए दिख नहीं रहा तो ऊपर देखिए 6 कक्षक चाहिए, ठीक है, क्योंकि 12/2 6 आएगा, 6 आएगा, जो भी आएगा वो कक्षक आएगा। 6 कक्षक में सबसे पहले आप यस को ले लीजिए, क्योंकि यस के पास 1 होता है। अब जो बचा वो पी का कितना होता है, पी के पास 3 होता है, तीनों ले लीजिए, sp3 हो गया। अब बचा डी के कक्षक, डी के पास कितने कक्षक होते हैं, 5, तो डी में से कितना लेंगे आप, 6 चाहिए, 3 इसका, 1 इसका, 4 हो गया, 2 ले लीजिए, तो 2 हो गया आपका कौन सा, sp3d2। अब अगर आपसे कोई पूछे कि SF6 में किस तरह का संकरण है, तो आप यहां से बता सकते हैं sp3d2 प्रकार का संकरण है। अगर आपसे कोई पूछे कि PCl5 में किस तरह का संकरण है, तो आप संकरण निकालेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, जो अकेला होता है, यहाँ पे Cl 5 बार है, P अकेला है 1 बार, तो फास्फोरस का होता है 15, फास्फोरस का जब होता है 15 तो फास्फोरस का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5, मतलब बाहरी कोश में कितना आया, 5, तो फास्फोरस के बाहर आ गया 5, ये हो गया। और ये कितने लोगों को जोड़ा है, 5 लोगों को जोड़ा है। 5 लोगों को एक बंध से जोड़ा है कि 2 बंध से, तो एक बंध से, क्योंकि हाइड्रोजन है क्लोरीन, ये हमेशा एक बंध बनाते हैं, क्यों, क्योंकि बाहरी कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये देखिए 5 लोगों को जोड़ा है, ये फास्फोरस 5 लोगों को एक बंध से जोड़ा है, तो 5 जोड़ दीजिए, और इसके ऊपर पूरे PCl5 के ऊपर ना कोई प्लस ना कोई माइनस दिख रहा है, इसलिए +0 कर देंगे, अपान 2 करेंगे। देखिए 5 5 10/2, मतलब 5 कक्षक आएगा। 5 कक्षक में देखिए सबसे पहले आप एक यस कक्षक लेंगे, और 5 आपको चाहिए, तो एक यस का हो गया, पी के पास जितने उतना ले लीजिए, मतलब sp3 हो गया, एक डी का बच गया, तो sp3d संकरण आपका हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ट्रिक है संकरण पता करने की। अगर आपसे कोई पूछे कि बता दो PCl5 में कितने अंश का कोण बनेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो संकरण है वो sp3d है, sp3d है। और जब sp3d की संरचना आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। देखिए sp3d मतलब 5 लोग का मतलब इस तरह से बना दीजिए, ये हो गया त्रिकोणीय, ये हो गया त्रिकोणीय, तो इसमें बन जाएगा 120 अंश का कोण। अब देखिए एक आर पार रहता है, मतलब एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, और एक इसी के आर पार रहेगा। इस तरह से ये जो त्रिकोणीय होगा ना, त्रिकोणीय में 120 अंश का कोण बन जाएगा, और जो ये आर पर जो संरचना होगी वो 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो इस तरह से PCl5 में, या फिर उसी तरह का NH4Cl होता है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड होता है, उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कितना बंध कोण बनेगा, तो 120 अंश और 90 अंश का कोण आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसमें, PCl5 में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार के संकरण में किस तरह का बंध कोण होगा और किस तरह की उसकी संरचना होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए जैसे मान लिया ESP का आपको मालूम हो गया, ESP संकरण है अगर, तो ESP संकरण में क्या होगा, देखिए इस तरह से संरचना बन जाएगी, और इस तरह से संरचना जब बनेगी तो 180 अंश का बंध कोण हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा, MgCl2, MgCl2, BeCl2, ठीक है, ETC। ठीक है,
अब देखिए अगर sp2 संकरण है, sp2 संकरण अगर है, ठीक है, तो sp2 संकरण में आप देखें हैं क्या हो जाएगा आपका, देखिए इस तरह की संरचना हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की संरचना को क्या कहेंगे, त्रिकोणीय, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा AlCl3 BF3 ETC, यहाँ भी ETC लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे अगर आपका sp3 संकरण है, sp3 संकरण अगर है, तो sp3 संकरण में क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह की संरचना बनेगी, ठीक है। इस संरचना को क्या नाम देंगे हम, चतुष्फलकी, ठीक है। क्या नाम देंगे, चतुष्फलकी। तो यहाँ पर बंद कोण कितने का बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों हो जाएगा CH4। और देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, C2H4 एथिलीन, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका देखिए एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, C2H2 एथिलीन बोलते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एथिलीन। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, मेथेन हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी बात आती है sp3D संकरण का उदाहरण बताइए और इसकी संरचना कैसी होती है ये बताइए, बंद कोण कितने का होता है। तो यहाँ पे देखिए बंद कोण हो गया 120 अंश का, 120 अंश का। यहाँ पे कितना हो गया, 180 अंश का। यहाँ पे कितना हो गया, 120। यहाँ पे क्या हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए sp3D संकरण है, तो इसकी संरचना इस तरह से बनती है, ठीक है। इसको कहते हैं त्रिकोणीय, और एक होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे आर पर, इसको कहते हैं हम द्विपिरिमिडीय। जब आर पर होगा तो द्विपिरिमिडीय, इसको क्या कहेंगे, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, पिरामिडी। दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा PCl5NH4Cl ETC। और इसमें बंद कोण कितने का होगा, बंद कोण, बॉन्ड एंगल। दोस्तों इसके बाद हम बॉन्ड एंगल के एक टॉपिक बताने वाले हैं। इसमें जगह बॉन्ड एंगल देखिए, जब ये ट्राइगोनल रहेगा तो 120 अंश का हो जाएगा, और जब ये आर पर होगा तो 90 डिग्री का हो जाएगा, मतलब कि 120 अंश कामा 90 अंश, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। और इसकी संरचना का नाम आप देख रहे हैं। अब देखिए sp3D2 संकरण, इसकी ज्यामिति कैसी होगी, बंद कोण कितना होगा, तो चलिए देखते हैं संकरण इसका। ये देखिए ये हो जाएगा आपका sp3D2 है ना, तो इसका हो जाएगा इस तरह से, देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये आर पर हो जाएगा, ठीक है, आर पर। तो इस तरह मिला सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह मिला सकते हैं। तो इस तरह की संरचना को हम कहते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय। और इसमें देखिए चूंकि ये जिस तरह दिख रहा ना, इस तरह होता नहीं है, तो मतलब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए कैसे होता है। एक्चुअली देखिए इस तरह से होता है, यहाँ पर इस सेंट्रल में आ जाता है, और ये देखिए इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हो गया 90-90 का, 90-90 हो गया, और ये जो आर पर होता है ना, ये भी 90-90 हो जाएगा। जब 90-90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये भी 90, ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितने का बन जाएगा भाई, बॉन्ड एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 90 अंश कामा 90 अंश, ठीक है। अब देखिए sp3 सॉरी इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, SF6 है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद और भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों sp3D3 इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाता है इस तरह से, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे बनता है। इसका नहीं दिख रहा है, इधर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5, मतलब ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका बहुत सिंपल है, मतलब जैसे कि अगर IF7 इसका एग्जांपल होता है, IF7, तो I यहाँ पर हो जाएगा I, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, पांचवा F, ठीक है। दोस्तों दिख नहीं रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। और एक होता है R पार, ठीक है, जो R पर होता है उसमें से एक नहीं दिखेगा आपको, जो नहीं देखा उसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चूंकि ये जो पॉइंट है ना, इसके चारों ओर 360 अंश का कोण बनेगा, जिसमें से हम बराबर 5 भागों में बांट देंगे, तो कितना आएगा 72 अंश। और जो आर पर ऊपर नीचे वाला आएगा वो आएगा 90 अंश। तो दोस्तों अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए sp3D3 संकरण में, तो कितना हो जाएगा 72 अंश और 90 अंश। अगर दोस्तों इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप हो जाएगा IF7। अगर इसका नाम पूछा जाए तो आप बोलेंगे पंचकोणीय, पंचकोणीय, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मतलब द्विपिरामिडीय, ठीक है, ये इसका नाम है हिंदी में, ठीक है, पंचकोणीय द्विपिरामिडी। या फिर अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो हम बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल
तो इतने तरह के संकरण होते हैं। अब इसके अलावा संकरण नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको अगले वीडियो में बता सकता हूँ, या फिर आज के पहले भी बहुत वीडियो बनी है जिसमें मैं आपको संकरण ज्ञात करने का तरीका बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए अगली वीडियो आएगी एक हमारी, जिसमें हम संकरण ज्ञात करने का रूल आपको बताएंगे। रूल किस तरह से बंद कोण आप पता करेंगे, किस तरह से आप संकरण पता करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो आप देखे होंगे ऐसा आशा करते हैं दोस्तों। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक।